नमस्कार दोस्तों, टीचिंग एग्जाम्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बीएड एंट्रेंस 2025 का हिंदी का पोर्शन जो 50 नंबर का आता है उस क्वेश्चन को आज हम कवर करने वाले हैं, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है परीक्षा के दृष्टि से। सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़िएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। और अगर वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देरी न करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यह का उच्चारण स्थान है, यह का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है, दंत, मूर्धा या तालु? तो इसका सही आंसर होगा, क्या होगा? तालु। तालु, यह का उच्चारण स्थान तालु है। अब बता दें कि ऐसे कंठ का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो कंठ का होता है क, ख, ग, घ, अंग। यह अ, हाँ, ये सारे जितने होते हैं ये सारा आपका किस चीज़ का होता है? कंठ का। आपको हम चलिए हम लिख के भी बता देते हैं, बता दे रहे हैं कि ये कंठ का होता है। सब ये क्वेश्चन में आ सकता है, कोई भी एक आएगा ही आएगा। कंठ से क्या क्या है? क, ख, ग, घ, अंग। इसके अलावा क्या है? अ, अ और हा, इसके साथ साथ विसर्ग भी आएगा। ये आता है किससे? ये कंठ से होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये इतना हो गया किसका? कंठ का हो गया। चलिए इसके अलावा अब आपको बता दें तालु का क्या क्या होता है। तो चलिए तालु का बता देते हैं कि तालु से, जैसे ये तालु है तो तालु से आपका या का उच्चारण हो ही गया। अन्य कौन कौन से वर्ड हैं? ई, ई, च, छ, ज, छ, ञ, य और सा। ये इतने तालु से बोले जाने वर्ड। इसके अलावा अब आपको बता दें, इसके अलावा क्या है? मूर्धा। मूर्धा आप ले लीजिए, मूर्धा से क्या क्या है? री, री हो गया। इसका ट, अ, ड, ध, और इसके अलावा अड़, र और व। ये सब किसके हैं? मूर्धा से। मूर्धा, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। इसके बाद आपको बता दें दंत का। चलिए दंत का बता दे रहे हैं। दंत का क्या क्या है? त, थ, द, ध, न, ल और सा। ये दंत से बोले जाने वाले हैं। इसके अलावा अब आपको बता दें ओष्ठ से। ओष्ठ का आप ले लीजिए, तो ओष्ठ का बता दें कि ओष्ठ का क्या क्या है? उ, ऊ, प, फ, ब, भ और मा। ये इतना ओष्ठ से, ओष्ठ इनका उच्चारण स्थान है। ठीक है, तो ये इतना आपको मैंने बता दिया। ये सारे क्वेश्चंस आपका अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका बीएड एंट्रेंस में तो आएगा ही आएगा। जब आप टेट क्वालिफाई करेंगे, सीटेट क्वालिफाई करेंगे, अगर आपका जो बीएड का एकेडमिक होगा उसमें भी आपका आएगा। ठीक है, तो आप हिंदी के क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करें, क्योंकि ये सारे आपके आज बीएड एंट्रेंस तक ही सीमित नहीं है। ये आपका कोई भी एग्ज़ाम होगा उसमें ये आ सकता है। जब आप टीचर बनने के लिए आप फॉर्म भरेंगे, वहाँ का एंट्रेंस होगा, वहाँ भी आएगा। ठीक है, हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है हिंदी। चलिए अगले क्वेश्चन पे। कोष्ठांकित विराम चिन्ह का नाम क्या है? अब कोष्ठ में ये क्या लिखा हुआ है, चलिए आपको हम क्लियर कर दे रहे हैं, देख लीजिए। ये है, ठीक है। अब ये जो विराम चिन्ह का नाम क्या है, तो इस विराम चिन्ह का नाम क्या है? योजन विराम। ठीक है, यानी योजक। योजक विराम, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये योजक विराम होना चाहिए। ठीक है, ये योजक विराम होना चाहिए। योजक विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, इसके अलावा निर्देशक चिन्ह। तो इसमें से कौन सा होगा? तो इसका सही होगा, ये होगा क्या? अर्ध विराम। ठीक है, ये अर्ध विराम। इसके अलावा योजक विराम का जो चिन्ह होता है वो होता है ऐसे, ये होता है योजक विराम का चिन्ह। इसके अलावा अल्प विराम का जो चिन्ह होता है वो होता है ऐसे। ठीक है, ये होता है अल्प विराम का चिन्ह। इसके अलावा निर्देशक चिन्ह का जो निशान होता है ये कैसा होता है? ये होता है निर्देशक का, ये होता है निर्देशक का। ठीक है, ये इतना। अब अगर पूर्ण विराम का, तो पूर्ण विराम हमको पता है कि ये होता है पूर्ण
पूर्णविराम का चिन्ह। इसके अलावा प्रश्नवाचक का भी आपको पता होगा, ये है प्रश्नवाचक का चिन्ह। दोहरा उद्धरण जो होता है ये भी किसका होता है, ये देखिए ये होता है दोहरा उद्धरण। ठीक है, तो ये सारा आप प्रिपेयर करिएगा, एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएंगे। अगला है मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है, रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। अब रेखांकित शब्द महात्म्य है, इसको हमें शुद्ध करना है। ऑप्शन है महात्म्य, महात्म्य, महात्य या महात्म्य। ठीक है, तो इसमें से कौन सा होगा, तो इसका आपको बता दें, या जो सही जो है ये शुद्ध करके ये आपका वर्ड होगा महात्मा। ठीक है, ये इसका शुद्ध होगा। मानव मात्रा को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है, तो जो महात्म्य है इसका शुद्ध आपका एक हो गया है, बता दिया मैंने। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। समूहवाचक संज्ञा नहीं है, कौन सा, सभा, कक्षा, भीड़, दौड़। इसका सही आंसर होगा, क्या होगा, दौड़। दौड़ जो है वो समूहवाचक संज्ञा नहीं है। दौड़ समूहवाचक संज्ञा नहीं, दौड़ जो है ये भाववाचक संज्ञा है। कौन सा है, अगर पूछा जाए कि दौड़ जैसे इसमें से समूहवाचक नहीं है तो ये कौन सी संज्ञा होगी, ये होगा भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा की परिभाषा हम आपको बता दें। चलिए पहले तो यहाँ पे समूहवाचक का दिया, हम समूहवाचक का बता दे रहे हैं। जिस संज्ञा का, इसके अलावा हम आपको बता दें कि जैसे समूहवाचक संज्ञा का है, जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप सभा हो गया, कक्षा, भीड़, तो ये सब किसका है, समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण। चलिए अगले क्वेश्चन पे, रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 1, 2, 3 या 4। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 3। क्या होगा, 3। क्रिया विशेषण ऐसे अभिकारी शब्द हैं जो क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट करते हैं। ठीक है, और अब पूछें कि 3 जो क्रिया विशेषण ये कौन कौन से हैं, तो आपको बता दें कि जैसे 3 हैं, तो पहला आपका है मूल क्रिया विशेषण, दूसरा है यौगिक क्रिया विशेषण। कौन सा है, यौगिक क्रिया विशेषण। और इसके अलावा तीसरा जो है ये कौन सा है, स्थानीय क्रिया विशेषण। क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ऑप्शन है संकल्प, लज्जा, घटना या प्रार्थना। तो संकल्प जो है ये पुल्लिंग है, संकल्प शब्द जो है ये पुल्लिंग है। बाकी शेष जो है लज्जा, घटना और प्रार्थना ये सब स्त्रीलिंग के शब्द है। लज्जा जो है ये अकारांत भाववाचक क्वेश्चन, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द। ऐसे एक वचन में ऐसा कौन सा शब्द है जो सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होता है, पौधा, पुस्तक, सहायता या लड़का। तो इसका सही आंसर होगा सहायता, हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है, जबकि पौधा, पुस्तक और लड़का, ठीक है, लिंग वचन कारक के कारण बहुवचन में भी प्रयोग हो जाते हैं। जैसे पौधा पौधे, पुस्तक पुस्तकें, लड़का लड़के। ठीक है, लेकिन सहायता सहायतें नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है, जैसे वे गए, वे खा रहे थे, वे आए थे या वे सोकर उठे थे। इसमें सही आंसर कौन सा होगा, वे आए थे, वे आए थे। क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूतकाल कहते हैं जिसमें क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है। यह क्रिया को समाप्त हुए काफी समय बीता है। वे आए थे यानी कि आए और फिर चले भी गए। ठीक है, तो इसमें यानी कि समय हो गया, समय बता दिया इसमें, तो इसलिए वे आए थे पूर्ण भूतकाल का उदाहरण। ठीक है, अब इसके अलावा वे गए थे, ये सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। कौन सा है, ये सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। के अलावा वे खा रहे थे, ये अपूर्ण भूतकाल है, ये अपूर्ण भूतकाल है। वे सोकर उठे थे, ये आसन्न भूतकाल है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिस वाक्य में
कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होता है, वे वाक्य क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो हमें परिभाषा ही दिया गया है, कौन सा हुआ, कर्मवाच्य का है, कृतवाच्य का है, भाववाच्य का है या सरल वाक्य का है? इसका सही आंसर होगा कृतवाच्य। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, वह वाक्य कृतवाच्य। ठीक है, इसके अलावा कर्मवाच्य का बताते हैं, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है तथा लिंग वचन प्रायः कर्म के अनुसार होते हैं, वह वाक्य कर्मवाच्य कहलाते हैं। जैसे पुस्तक राम के द्वारा पढ़ी जाती है, ये कर्मवाच्य हुआ। इसके अलावा भाववाच्य का आपको बताते हैं कि जिस वाक्य में न कर्ता और न ही कर्म की प्रधानता हो, केवल भाव की प्रधानता हो, वह वाक्य भाववाच्य कहलाते हैं। भाववाच्य कहलाते हैं। जैसे उससे लिखा नहीं जाता, ठीक है, तो ये भाववाच्य। अगले क्वेश्चन की तरफ, निम्न में से अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है? अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है? पर, ने, को, से। तो सही आंसर क्या होगा? पर। तो विभक्तियां आप याद कर लीजिएगा, विभक्ति भी आता है, जैसे कर्ता ने, ठीक है, यहाँ पे कर्ता कारक हो जाएगा। हाँ, कर्म को, तो ये कर्म कारक हो जाएगा। करण से, तो यहाँ पे करण कारक हो जाएगा। संप्रदान के लिए, ठीक है, तो के लिए पे संप्रदान हो जाता है, ठीक है। अपादान, यानी अगर कहीं से हो लेकिन वहाँ पे अलगाव की स्थिति हो, उत्पन्न हो रही हो, वहाँ पे अपादान कारक होता है। तो ये सब कारक आपका, कारक और विभक्तियां भी आप पढ़ लीजिए। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है, उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? विदेशज, देशज, तत्सम या तद्भव। ठीक है, क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, देशज। देशज। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता, उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। जो शब्द विदेशी भाषाओं, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, चीनी, अंग्रेजी के लिए गए हैं, उन्हें विदेशज कहा जाता है। ये संस्कृत के मूल शब्द तत्सम तथा उससे उत्पन्न शब्द तद्भव कहलाते हैं। निम्नलिखित में संकर शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में संकर शब्द कौन सा है? ऑप्शन है नारिकेल, चुगलखोर, आतिशबाजी, लफंगा। इसका सही आंसर होगा चुगलखोर। ये संकर शब्द है, चुगलखोर संकर शब्द है। ये दो भिन्न भाषाओं के मेल से बने शब्द को संकर कहते हैं। दो भिन्न भाषाओं के मेल से बने शब्द को संकर कहते हैं, जैसे थानेदार, मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी, टिकट घर, ठीक है। तो ऐसे ही चुगलखोर संकर शब्द है। अगला क्वेश्चन है, मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं? ऑप्शन है राधा, सीता, सत्यभामा या द्रौपदी। तो मिथिलेश कुमारी सीता जी को कहा जाता है। उनके और भी नाम हैं, जिसे हम पर्यायवाची कह सकते हैं, जैसे भूमिजा, ठीक है। ये आपको हम यहाँ पे लिख के बता दे रहे हैं। सीता, मिथिलेश कुमारी जो है सीता जी को कहा जाता है। उनके अन्य नाम या फिर आप पर्यायवाची कह सकते हैं भूमिजा। क्या कहते हैं? सीता जी की पर्यायवाची क्या है? भूमिजा। वैदेही, वैदेही, जानकी, रामप्रिय, रामप्रिया, जनकसुता, ठीक है, जनक सुता। ये सब किसका है? सीता जी की पर्यायवाची है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताएं। अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग कौन कौन से हैं? अ, अद, अधिता। तो इसमें सही कौन सा होगा? अधिमानता में अधि। जो शब्दांश या अव्यय किसी शब्द से पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है, उस शब्दांश या अव्यय को उपसर्ग कहा जाता है। तो अधिमानता में जो उपसर्ग जो प्रयोग किया गया है वो है अधि। अगला क्वेश्चन है, उन्मूलन का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। ऑप्शन है आरोपण, प्रत्यारोपण, निरोपण या रोपण। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? रोपण। उन्मूलन का रोपण, ठीक है। उन्मूलन का विपरीतार्थक जो शब्द होगा वो रोपण होगा। उन्मूलन का मतलब होता है जड़ से उखाड़ना, ठीक है। और जबकि रोपण का जो अर्थ होता है ये क्या होता है? लगाना, लगाना।
नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द अग्नि का पर्याय नहीं है? सबसे पहले अगर पर्याय तो एक पर्यायवाची आपको याद होनी चाहिए, तभी आप पर्याय बता पाएंगे। तो चलिए हम बता देते हैं। वैसे ऑप्शन बता दें पहले कौन सा नहीं है। तो किसान, अनिल, हुतासन या वाणी। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा अनिल। अनिल इसका पर्याय नहीं है। ठीक है। हवा, अनिल जो है ये हवा का पर्याय है। हवा के और भी पर्यायवाची चलिए हम बता देते हैं। ठीक है, अनिल हवा का पर्यायवाची है। इसके हम पर्यायवाची और बता दें। अनिल का पर्यायवाची वायु, समीर, वायु, समीर, मारुति, मारुत, मारुति नहीं मारुत, वात, बयार, प्रकंपन, समीरण, पवन, ये सब हवा के पर्यायवाची हैं। और ऐसे ही अग्नि का आप देख लीजिए। अग्नि का बता दें तो अग्नि का वाहिनी हो गया, पावक हो गया, अनल, वायु सखा, दहन, धूमकेतु, ईशानु, ये सब अग्नि के पर्याय हैं। क्वेश्चन पे निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थक है? कौन सा शब्द अनेकार्थक है? ऑप्शन है अभिमान, आयु, अधिक, अर्थ। इसका सही आंसर जो होगा क्या होगा? अर्थ, अनेकार्थक। ठीक है, अर्थ का जो अनेक अर्थ निकलेगा धन, मतलब, अभिप्राय, इंद्रिय विशेषण। ठीक है, तो इसका अनेकार्थ है। अगला क्वेश्चन, अभिज्ञ अनभिज्ञ शब्दों को सही अर्थ बताइए। अभिज्ञ और अनभिज्ञ का सही अर्थ, अज्ञान ज्ञानी, ज्ञानी पढ़ना, जानकार, ना जानकार, अगम्य गम्य। इसका सही आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन सी, जानकार, ना जानकार, अभिज्ञ और अनभिज्ञ का। ठीक है, इसका शब्द का जानकार और ना जानकार होता है। दिए गए वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाले सही विकल्प को चुनिए। यह कवि को तत्काल कविता करने में कुशल हो। सुकवि, महाकवि, राजकवि या आशु कवि। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आशु कवि। क्या होगा? आशु कवि। यह कवि जो तत्काल कविता लिखने में निपुण होता है, ऐसे कवि को आशु कवि कहा जाता है। जो कवियों में श्रेष्ठ हो उसे महाकवि कहा जाता है। जो किसी राज दरबार में रहकर राजा से संबंधित कविताओं की रचना करता है उसे राजकवि कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे सभी कवियों को मैंने बता दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यड़ संधि व अयादि संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित है? ठीक है, ऑप्शन है व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा स्वर संधि। ठीक है, ये स्वर संधि के ही भेद हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि और यड़ और अयादि संधि, ये स्वर संधि के ही भेद है। अगला क्वेश्चन है, हाँ, भूधर्व का संधि है, क्या है? ऑप्शन भूध, हाँ, तो ऑप्शन आपके सामने ही चारों। अब इसका सही आंसर जो होगा वो होगा भूधन उधर। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। इसमें दीर्घ स्वर संधि, इसमें कौन सा है? भूधर, भूधर, भूधर्व का संधि जो है भूधन उध्वर्व है। अब ये कौन सी संधि अगर पूछा जाए तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि ये स्वर कौन सा है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर संधि है इसमें। क्वेश्चन है, हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए। ठीक है, रेखांकित शब्द में समास होगा तो यथाशक्ति, यथाशक्ति यानी कि यथाशक्ति जो है यही रेखांकित शब्द है। इसमें कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा, द्विगु समास होगा, या तत्पुरुष समास होगा, या बहुब्रीहि समास होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा अव्ययी भाव समास। जिस समास का पूर्व पद प्रधान तथा अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास। यहाँ पे अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन है, आचार्यों ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है। संरचना के आधार पर वाक्य के भेद बताएं। कौन भेद बताना है? ऑप्शन है सरल वाक्य, उपवाक्य, संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य। ठीक है, आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है। यह संरचना के आधार पर मिश्रित वाक्य। संरचना या बनावट की दृष्टि से वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये होता है सरल, सरल होता है, संयुक्त होता है, और इसके अलावा सरल संयुक्त के अलावा मिश्र वाक्य होता है। अगला है
निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। मैं तुमको कुछ कहता है, ये गलत हो जाएगा, ये शुद्ध नहीं है। मैं और मेरी माँ घूमने जाने वाले हैं, ये भी गलत होगा। प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाएं, ये सही होगा। तुम्हारे को जाना है, ये भी गलत होगा। एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकोक्ति है। ऑप्शन है समरथ को नहीं दोष गोसाई, शेर को सवा शेर, सैया भले भय कोतवाल, अब डर काहे का, सखी न सहेली भली अकेली। तो एक से बढ़कर बढ़कर दूसरे का अर्थ जो है इसका होगा शेर का सवा शेर। ठीक है, शेर को सवा शेर का मिलना जो होता है वही बोलते हैं एक से बढ़कर एक या एक से बढ़कर दूसरे। इसका सही अर्थ यही होगा। इसके अलावा बता दें, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। ठीक है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई का अर्थ जो होता है यानी सामर्थ्यवान के दोष यानी अपराध भी क्षम्य है। इसके अलावा सैया भय कोतवाल, अब डर काहेगा, इसका अर्थ होगा अपने अधिकारों का अनुचित लाभ उठाना। ठीक है, अंतिम है सखी न सहेली भली अकेली, इसका अर्थ होता है अकेले रहना अच्छा। अगले क्वेश्चन पे, बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है, तो किसको लिखेंगे? लेखाधिकार को, जिलाधिकारी को, कुलपति महोदय को या आचार्य को? तो आप किसको लिखेंगे? इसका सही आंसर होगा कि आप जिलाधिकारी को। अगला है, किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन किया जाता है, क्या लिखेंगे? माननीय महोदय, प्रिय मित्र, पूजनीय या प्रिय आत्मा। आपको बता दें माननीय महोदय। जब जिलाधिकारी को लिखेंगे, किसी अधिकारी को अगर हमें लिखना हो तो वहाँ पे माननीय महोदय लिख के संबोधन करते हैं। जब आप मित्र को लिखेंगे तब आप प्रिय मित्र लिखते हैं। पिताजी को लिखेंगे तो पूजनीय लिखते हैं, लेकिन पिताजी जब बेटे को लिखते हैं तो वहाँ पे लिखते हैं प्रिय आत्मा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला है, काकल्य वर्ण कौन सा है? ऑप्शन है य स ह ड़। तो हा जो है ये काकल्य ध्वनि है। आपको बता दें, जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण ये में मुख गुहा खुली रहती है और वायु बंद कंठ को खोलकर झटके से बाहर निकलती है, उसे काकल्य व्यंजन कहते हैं या फिर काकल्य ध्वनि कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं, ये सही है। वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है, ये भी सही है। प्रिय महाशय, मैं आपका आभारी हूँ, यहाँ भी इन तीनों में विराम चिन्ह का सही उपयोग किया गया है। और इसमें सुनो सुनो वह गा रही है, सुनो सुनो ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे अल्प विराम होना चाहिए, थोड़ा सा रुकना चाहिए, उसके बाद में बोलना चाहिए वह गा रही है। तो इसमें किसमें उचित प्रयोग नहीं है? तो इसका ऑप्शन सी सही है। आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता आती है। रेखांकित शब्द को शुद्ध करें, हमें इस शब्द को शुद्ध करना है। तो इसका ऑप्शन आपके पास है उच्च श्रृंखलता, उच्च श्रृंखलता, उच्च श्रृंखलता या उच्च श्रृंखलता। इसका सही जो आंसर होगा वो होगा उच्च श्रृंखलता। अगला है, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनी है? 4 प्रकार के, 3 प्रकार के, 5 प्रकार के या 6 प्रकार के? तो इसका सही आंसर होगा 5 प्रकार। ठीक है, 5 प्रकार के शब्दों से बनती है, जैसे जातिवाचक संज्ञाओं से, सर्वनामों से, विशेषणों से, अव्ययों से, क्रियाओं से। ये पांच जो है इन 5 शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। अगला है, परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय जो है सर्वदा, सर्वत्र, इतना या गलत। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इतना। निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन है दया, प्रार्थना, वायु या नेत्र। इसका सही ऑप्शन होगा क्या होगा? नेत्र। नेत्र जो है वो पुल्लिंग शब्द है। नेत्र जो है वो पुल्लिंग शब्द है, जबकि दया, प्रार्थना और वायु जो है ये स्त्रीलिंग है। अगला है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? ऑप्शन है मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, मैंने एक पेड़ काट लिया है, मैंने एक पेड़ काट लिया है, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, मैं आपका आभारी हूँ। इसका सही आंसर क्या होगा? बी, मुझसे गाया नहीं जाता। ये भाववाचक का उदाहरण, भाववाचक का उदाहरण। इसका क्या है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्यकाल है?
मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, मैंने एक पेड़ काट लिए, मैं पुस्तक पढ़ने वाला हूँ, मैं आपका आभारी हूँ। तो इसका सही आंसर होगा मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। इसमें भविष्य काल है, इसमें भविष्य। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है? बच्चा सो रहा है, मुझसे गाया नहीं जाता, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, मुझसे पत्र लिखा गया। तो इसमें जो है, इसमें कौन सा है? इसमें ऑप्शन होगा ऑप्शन मुझसे गाया नहीं जाता। यहाँ पे भाववाच्य का उदाहरण है, मुझसे गाया नहीं जाता। जब वाक्य में कर्ता या कर्म से इतर भाव की प्रधानता हो उसे भाववाच्य कहते हैं। अगला है, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है संबंध कारक, अपादान कारक, करण कारक या संप्रदान कारक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, करण कारक। मैंने बताया है कि कारक और विभक्ति आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, वहां से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। इस वाक्य में जिस शब्द में क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे कारक, करण कारक। अगला, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है? मयूर, मील, वचन या मध्य। तो इसका सही ऑप्शन होगा मील। मील जो है विदेशी है। मील शब्द विदेशी है जो दूरी का मात्रक होता है। पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं? ऑप्शन है रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या मिश्रित। तो ये सब योग रूढ़ है। पंकज, जलज योग रूढ़। चलाओ, अगला है, बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है? ऑप्शन है संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी या हिंदी। तो ऑप्शन सी सही होगा, उर्दू फारसी। बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द बद, उर्दू फारसी। हाँ, बद जो उपसर्ग है वो उर्दू फारसी भाषा का है। बद उपसर्ग से बनने वाले कुछ शब्द जैसे हैं बदमाश, बदनाम, बदकिस्मत या बद, ये सब बद उपसर्ग से बनते हैं। अगला है, ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन होता है, रेखांकित शब्द विपरीतार्थक शब्द होगा। ठीक है, तो इसमें जो है ज्येष्ठ शब्द रेखांकित है, का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? श्रेष्ठ, आदर्शहीन या कनिष्ठ। इसका सही ऑप्शन होगा कनिष्ठ। अगला है, इनमें मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ठीक है, मदिरा का पर्यायवाची नहीं, यानी मदिरा का पर्यायवाची आपको पता होगा तो ये आप लगा लेंगे। तो अमी जो है ये मदिरा के पर्यायवाची नहीं है। अमी मदिरा की पर्यायवाची नहीं है। सूरा, मधु और मध जो है ये मदिरा का पर्यायवाची। यह अमी जो है ये अमृत का पर्यायवाची। परमत स्वेच्छाचारी का अनेकार्थी शब्द होगा, उन्मत्त, प्रपीड़ित, परितप्त या उत्कृष्ट। ठीक है, ये इसका अनेकार्थी शब्द होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उन्मत्त। अगला है, कुल, कुल, कूल शब्द युग्म से सही अर्थ भेद का चयन। वंश, गमन, वंश किनारा, किनारा वंश, सब वंश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सब और वंश। कुल का मतलब होता है पूरा या सब। ठीक है, और कुल देखो, हाँ, कुल यानी वंश। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। जो व्याकरण जानता है एक शब्द के क्रम में सही विकल्प, जो व्याकरण जानता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है शास्त्री, व्याकरणविद, वैयाकरण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होता है व्याकरण। जो व्याकरण जानता है उसे व्याकरण। ठीक है, ये होगा। जबकि जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान हो उन्हें शास्त्री कहते हैं। जिन शास्त्रों के ज्ञान हो वो शास्त्री कहते हैं। जो व्याकरण का जानकार हो, हाँ, जो व्याकरण का जानकार हो उसके लिए व्याकरणविद कहा जाता है। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वेषण अण, अन्वेषण ळ, अन्वेधन षण, अनुधन विषण, अनुधन एषण। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा अनुधन एषण अन्वेषण। अगला है, महाधन ईस का संधि रूप होगा। महाधन ईस, माहीस, महीस, महेश या महिष। इसका सही होगा संधि विच्छेद महेश। महाधन, महाधन ईश महेश। अगला है, शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं
उस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन से शब्द पद में है? कौन से शब्द पद में है? शास्त्र प्रवीण, महाविद्यालय, पीताम्बर या धारण करके? इसका सही आंसर होगा शास्त्र प्रवीण। जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं में जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य है? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, क्रिया उपवाक्य? तो सही होगा, क्या होगा? क्रिया विशेषण उपवाक्य। जब पानी बरसता है के बारे में पूछा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? फूलों की सौंदर्यता दर्शनीय है, यहाँ ताजा और गर्म भैंस का दूध मिलता है, उसे मृत्यु दंड की सजा दी गई, ऊपर के वाक्यों में कोई शुद्ध नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऊपर के वाक्यों में कोई शुद्ध नहीं है। बाकी देखिए, अशुद्ध जो है, फूलों की सौंदर्यता दर्शनीय है, फूलों की सौंदर्यता दर्शनीय है, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? फूलों का सौंदर्य दर्शनीय है। ठीक है, फूलों की सौंदर्यता दर्शनीय है, फूलों फूलों का सौंदर्य दर्शनीय है, इसका शुद्ध वाक्य होगा। इसके अलावा बता दें, यहाँ ताजा और गर्म भैंस का दूध मिलता है, ये गलत है, अशुद्ध है। यहाँ भैंस का ताजा एवं गर्म दूध मिलता है, ये शुद्ध। उसे मृत्यु दंड की सजा दी गई, इसका शुद्ध वाक्य उसे मृत्यु दंड दिया गया। निम्न में अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन है ख, ग, घ, ठ। इसका सही आंसर होगा ग। ये अल्पप्राण व्यंजन है। ठीक है, अल्पप्राण। अल्पप्राण जो होते हैं, इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकलती है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड जो होता है वह अल्पप्राण होता है। अल्पप्राण कौन सा होता है? पहला, तीसरा और पांचवा, ये जो है अल्पप्राण होते हैं। और जो महाप्राण होते हैं, महाप्राण, महाप्राण, महाप्राण कौन कौन से होते हैं? इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकलती है तथा हकार की ध्वनि सुनाई देती है, जिसमें प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे 1, 3, 5 और 2, 4 क्या है? तो आपको बता दें, जब आप वर्णमाला जब आप पढ़ते हैं तो आपको आता है, ये वर्ग होते हैं, क, च, ट, त, प, ये वर्ग होते हैं। ठीक है, यानी कि एक ये ग्रुप होता है, क, ख, ग, घ, ड़। तो ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, और उसके बाद ये हो गया चौथा, हो गया पांचवा। ऐसे ये भी आप लिख लीजिए, ये भी लिख लीजिए, ये भी लिख लीजिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो पहला है ये आपका अल्पप्राण होता है, तीसरा, तीसरा आपका अल्पप्राण होता है, और उसके बाद में पांचवा, ये भी आपका अल्पप्राण होता है। पांच में बीच में बचे 2 और 4, ये आपका महाप्राण होता है। ऐसे आपको इसमें अल्पप्राण और महाप्राण बहुत ईजिली आपको तैयार हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप पढ़ सकते हैं। तो आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। आशा करते हैं कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। हमारी सारी वीडियोस को आप देख लीजिएगा, और इससे आपको बहुत ही अच्छा आपको एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा कि जितना मैंने पढ़ाया है उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको अच्छे विद्यालय अगर आपको चाहिए तो आप हमारे सारे वीडियोस को अच्छे से देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा वीडियोस भी नहीं है, बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया हुआ है। सारे वीडियोस आप देख लीजिए। बाकी अगर कोई अगर क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक पे भी हमें क्वेश्चन बनाना चाहिए, हमारे कमेंट सेक्शन में एक बार हमें कमेंट कर दीजिएगा। हम उस सेक्शन पे भी हम वीडियो बना देंगे जो आपके लिए उपयोगी होगा। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब